अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 1 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एक सहाफ़ी की कहानी है जिसने 20 दिन जिन्नात की गुलामी में गुजारे। बहुत ही दिलचस्प दास्तान है, इसको मुकम्मल सुनिएगा। एपिसोड की शुरुआत से पहले आप सब दोस्तों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि चैनल पे हमजाद का नॉवल मौजूद है, लेकिन ये वो नॉवल था जो ऑनलाइन अवेलेबल है। मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि वो शॉर्ट वर्जन है फुल नॉवल का, तो मैंने वो नॉवल बुक शॉप से बाय कर लिया और कुछ देर मुताले के बाद मैंने भी यही रियलाइज किया कि जो नॉवल मैंने अपलोड किया उसमें काफ़ी डिटेल मिसिंग है, बट स्टोरी थीम वही है। अगर हमजाद का नॉवल दोबारा अपलोड करता हूँ तो उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। नंबर 1 कि अब हमजाद का नॉवल फुल वर्जन होगा। नंबर 2, जो नॉवल पहले चैनल पे अवेलेबल है उसकी स्टार्टिंग की एपिसोड में आवाज़ बहुत ख़राब है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमजाद एक दिलचस्प दास्तां फुल वर्जन अपलोड होना चाहिए या नहीं। आइए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ 2 रत्ती अफ्यून हासिल करने के लिए इस कदर ख्वार होना पड़ेगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। और अब मुझे इस अजाब से जान छुड़ाने और फरार का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। इस तपती दोपहर में नहर किनारे मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए मैं सोच रहा था, ये लालू कसाई मेरे साथ क्या करना चाहता है। इसकी आवारगी से मैं सख्त आजिज आ चुका था। 3 बार मशकूक इंसान समझकर पुलिस ने हमें रोका था, मगर मेरे तारुफ कराने पर वो छोड़ देते थे और हम अफ्यून की खातिर एक नए गांव की तरफ जा निकलते थे। नहर की सफील से एक कोस पहले जब लालू कसाई ने मुझे मलिया गांव की तरफ मोटरसाइकिल का रुख मोड़ने की हिदायत की तो मैं घबरा गया और मोटरसाइकिल रोक दी। मलिया मंशियात फरोशों का गढ़ था। अपनी हैसियत को बरकरार रखने की खातिर मैंने अपने खौफ को दबा लिया और सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, लालू अब मलिया जाने की क्या जरूरत है। मैंने 2 रत्ती अफ्यून लेनी है और इसके लिए तुमने मुझे 12 गांव घुमा दिए हैं। हर बार तू यही कहता है कि हमारा काम फलां गांव में हो जाएगा। चौधरी साहब गुस्सा ना करें, मैं भी ख्वार हो रहा हूँ। मैंने आज मेले से जानवर लेने जाना था। कल गोश्त के लिए एक भी जानवर नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ आपकी खातिर ये कड़वा घूंट पी रहा हूँ। लालू काम तो मुझे भी बहुत है। सुबह मेरा अंग्रेजी का पर्चा है, लेकिन एक दुखी औरत की खातिर ये नेकी करने निकला हूँ। तू जानता है पूरी पट्टी पर पुलिस ने नाके लगा रखे हैं। अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो यकीनन वो हमें पकड़ लेते। लालू कसाई की चुंधियाई हुई आंखों में एक लम्हा के लिए अजीब सी चमक आई और वो बोला, पुलिस ने आपसे मत्था लगाकर मरना है जी। वैसे भी ये राजू डोगर का इलाका है, उसने थाने खरीदे हुए हैं। आप तो वैसे ही डर रहे हैं। चलिए, मुझे यकीन है मलिया में हमारा काम हो जाएगा। ठुगने कद का मालिक या लालू कसाई मेरे दोस्त के गांव मलकवाल का रहने वाला था। आम सी शख्सियत का रूखा सूखा नौजवान था। गांव में बड़े गोश्त की एक ही दुकान थी जो लालू कसाई के बाप दादा के वक्तों से चली आ रही थी और अब लालू अपने आबाओ अजदाद की गद्दी संभाले हुए था। मैं इस वक्त तक उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब उसका घिनौना किरदार मुझ पर आया हुआ तो इस मस्कीन सूरत के पीछे एक चालबाज, मक्कार और इंतहाई बदगो शख्स छुपा हुआ निकला। अगली सुबह मेरा BA का अंग्रेजी का पर्चा था, मगर अपने अब्बा जी की खातिर मैं इस शर्मनाक मुहिम पर निकला था। मुझ पर सालाना इम्तिहान का खौफ भी तारी था और इस पर मुस्तजाद कि मुझ जैसा शख्स जिसने सहाफत को एक मिशन समझ कर इख्तियार किया था और जो हमेशा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अपना कलम इस्तेमाल करता था, खुद एक घिनौने फेल के इर्तिकाब पर मजबूर था। मुझे डर था लालू कसाई ने मुझे अफ्यून दे दी और पुलिस ने नाके पर तलाशी के बाद बरामद कर ली तो मेरा क्या बनेगा। इज्जत नफ्स और खानदानी इज्जत और वक़ार की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाले एक नौजवान के लिए इससे बड़ी तोहमत और बदनामी क्या हो सकती थी कि वो अफ्यून रखने के जुर्म में पकड़ा गया था। एक ऐसा नौजवान जिसने गलती से भी सिगरेट न पिया हो। इस पर अफ्यून नोशी का इल्ज़ाम आम सी बात नहीं होती। मुझे ये भी डर था कि अगर मैं इस इल्ज़ाम में पकड़ा गया तो वालिद साहब से खूब जूते पड़ेंगे। वो तो मुझे पुलिस से हरगिज़ नहीं बचाएंगे और अपना गुस्सा घर के दूसरे अफराद पर भी निकालेंगे कि ये तुम लोगों की वजह से मलकवाल पढ़ने गया था और अब इसकी करतूत देख लो। मैंने बरहा दिल में ये दुआ की कि या इलाही मुझे अफ्यून ना ही मिले तो अच्छा है, लेकिन जिस बुजुर्ग हस्ती से मैं वादा करके आया था उनके सामने भी मुझे इनकार करने का हौसला नहीं हो रहा था। अपने ऊपर मुझे यकीन था कि अफ्यून ना भी मिली तो मेरी ये कोशिश भी मुझे बाबा जी की नज़रों में सरखरू कर देगी कि मैंने उनके कहने पर यह तको दो तो की। मलिया से एक कोस पहले लालू कसाई ने मुझे रुकने का इशारा किया। बादशाह रुको रुको। अब क्या हुआ है? मैंने फटाफट ब्रेक लगाई। इस कच्चे पर मोटरसाइकिल उतारें। उसने सरगंडों की तरफ इशारा किया। ये रास्ता तो मक्खन साईं के आस्थाने की तरफ जाता है।
मलिया के लिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं जाता। मैंने कहा, बादशाहू, मैंने सोचा है मक्खन साई की ज़ियारत करते चलें। सरकार के इलाके में आया हूँ तो उनके दर्शन किए बगैर कैसे आगे जा सकता हूँ। लालू कसाई सरफरोशाना अंदाज में बोला, सरकार को पता चल जाएगा कि लालू इधर से गुजरा है, वो नाराज होंगे। यार तू मुसीबत बन गया है। मैंने तुझे कहा था कि मेरा काम जल्दी कर दे, मगर 3 घंटे से तू मुझे कभी एक गांव कभी नहर के किनारे लिए भाग रहा है। अब तुझे मक्खन साई की ज़ियारत तंग करने लगी है। मैंने झुलाते हुए कहा और मोटरसाइकिल खड़ी करके नीचे उतर गया और कहा, तू अकेला ही ज़ियारत के लिए चला जा, मैं भंगियों और चर्चियों के इलाके में नहीं जा सकता। लानत भेजता हूँ मैं इस खिदमत पर। मैं जा रहा हूँ। मैंने फौरन फैसला किया कि बाबा जी से माफ़ी मांग लूंगा कि मैं अफीम नहीं ला सका, मगर इस तरह मंशियात फरोशों के इलाके में खबार होते फिरना अब मुझे गवारा ना था। मैंने जो ही मोटरसाइकिल स्टार्ट की तो लालू कसाई उचक कर पीछे बैठ गया। जैसी आपकी मर्जी जनाब, आपको नाराज थोड़ा करना है। अभी मैंने गियर लगाया ही था कि झुंड के पार से किसी ने नारे मस्ताना बुलंद किया, हक सरकार या मदद मक्खन साई सरकार। मैंने चौंक कर उधर देखा तो 2 हट्टे कट्टे मलंग किस्म के नौजवान मक्खन साई के साथ हमारी तरफ आते दिखाई दिए। सरकार आ गए। लालू अफरा तफरी से मोटरसाइकिल से उतरा तो उसकी शलवार का पांचा मोटरसाइकिल के पायदान में फंस गया और वो चकरा कर नीचे गिरा, लेकिन अपने पीर की अकीदत का मारा बरक रफ्तारी से उठा और मेरे सरकार, मेरे साईं बाबा, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, कहता हुआ लालू कसाई उसके कदमों में जा गिरा। इस दौरान मक्खन साई खासा करीब आ चुका था। पीरो मुर्शिद के मिलने मिलाने का मंजर देखते हुए मैं मक्खन साई की ज़ियारत से भी मुस्तफीद हो रहा था। 6 फुट कद, कोहरा बदन, तेल में गूंदी लंबी लंबी लिटें, स्याह चोगे में मलबूस, पैरों से नंगा, दोनों हाथों में अकीक यमनी, नीलम और जुमर्द की अंगूठियां, कलाइयों में फौलादी कड़े, गले में मोटे दानों की लंबी सी माला, गहरी आंखें, कहरो कताल की सरखियां लिए हुए, काली दाढ़ी, दहाना खुला, दांत स्याही माहिल, चौड़े नथने। मक्खन साई का ये सरापा अपने सामने देखकर मैं एक बार तो नजरें झपकाना भूल गया। उसकी शख्सियत में भरपूर वजदानी तासुर था। इसकी आंखों में देखते और सरापे का जायजा लेते हुए उसके सामने ख्वामखा मौदूब हो जाना एक आम सी बात थी। उसके पास से काफूर की खुशबू आती थी। मैंने सुन रखा था कि उसके आस्थाने या डेरे पर भंगी और चरसी पड़े रहते हैं और उसकी करामात का ढंडोरा पीटते नहीं थकते। पुलिस उसके मुरीदों पर हाथ नहीं डालती थी और नशेई किस्म के गदागर उसका नाम लेकर जिस दर पर पहुंचते बदअकीदा लोग इन्हें खाली वापस नहीं भेजते थे। सुना था कि किसी ने उसके फकीर के साथ बदतमीजी की और उस पर अजाब आ गया। ये सच्चाई थी या नहीं, मगर उसका सहारा लेकर मक्खन साई के फकीर सारे इलाके में फैले हुए थे। इसका नतीजा ये निकला कि कमजोर, गरीब और वहम परस्ती के शिकार फारिगुल बाल नौजवान उससे उम्मीदें वाबस्ता करने लगे और अपने घरों से फरार होकर उसके डेरे पर बैठकर नशा करते रहते। उनके घर वाले अपने बच्चों की बर्बादियों का रोना रोते। अखबारात में खबरें शाया होती कि नहर और बैले का सारा इलाका एक तरफ राजू डोगर और दूसरी तरफ मक्खन साई की वजह से मंशियात का गढ़ बन चुका है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल की सेहतमंदाना सरगर्मियां मफकूद हो चुकी हैं और वो मंशियात में गर्क रहने लगे हैं। मक्खन साई पर इल्जामात तो आते थे, मगर आज तक उसके इलाके में चोरी, डाके या किसी कत्ल वगैरह की वारदात नहीं हुई थी। इसके मुरीद इसको अपनी मुर्शिद की करामत और दबदबा करार देते थे। उसके इलाके से कुछ ही दूर नहर की पटरी पर दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते और कई को मारकर नहर में फेंक दिया जाता था। राह जनी, लूट मार और मंशियात की वजह से ही पुलिस ने यहाँ पर नाके लगा रखे थे। पिछले साल इंतजामिया ने मक्खन साई के खिलाफ एक्शन भी लिया था, मगर एक वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ कि उसके बाद पुलिस ने मक्खन साई के आस्थाने का रास्ता देखना ही छोड़ दिया था। हुआ यूं था, पुलिस जब उसके आस्थाने पर पहुंची तो मक्खन साई 10 फुट गहरी कब्र में चिल्ला काट रहा था। उसके मुरीद कब्र के गिर्द बैठे भंग कूट रहे थे, कुछ तो चर्च के सिगरेट पी रहे थे। वो पुलिस को देखते ही मोजज़बाना अंदाज में नारे लगाने लगे, ओए आज सरकार से सरकार मिलने आई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने इनके नारों पर इन्हें डांटा और निहायत सख्ती से पेश आया। तमाम मलंगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर पीरों, फकीरों और रूहानी मामलात को खाते में नहीं लाता था। उसने पूछा, ओए मक्खन साई कहाँ है? माई बाप, सरकार तो सो रहे हैं। एक मलंग जो गालिबन दूसरे मलंगों का कायद था, उसने बताया। किधर सो रहा है, अंदर है क्या? इंस्पेक्टर ने पूछा तो मलंग बोला, सरकार मक्खन साई बिस्तर पर नहीं सोते, वो तो जमीन के अंदर सोते हैं। ओए बक ना कर, सीधी तरह बता किधर है तुम्हारा मक्खन, आज मैं इसमें से बाल निकाल दूंगा, चर्सी कहीं का।
सरकार, हमारे मुर्शिद की शान में गुस्ताखी ना करें वरना अच्छा नहीं होगा। एक बांका किस्म का मजजूब इंस्पेक्टर को आंखें दिखाने लगा। ओए तू, इंस्पेक्टर ने उसे गाली दी और छड़ी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मलंग इसकी मार सहता रहा और उसने एक बार भी उफ ना की और बोला, मेरी बोटी बोटी कर दो बेशक, ये मार तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मलंग का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर के अलावा दूसरे सिपाहियों ने भी उसकी धुलाई करना शुरू कर दी, मगर वो बांका मजजूब दिलेरी से मार सहता रहा। भला आखिर हार इंस्पेक्टर का ही मुकद्दर ठहरी। थक हार कर हाँफते हुए उसने सिपाहियों से कहा कि मक्खन पीर को तलाश करो। उस पर मार खाने वाला मलंग बोला, मेरे सरकार तो उधर उस महल में सो रहे हैं, तुम इन्हें कहाँ ढूंढते फिरोगे थानेदार जी। उसने कब्र की तरफ इशारा किया तो इसका इस्तेज़ाइया लहजा इंस्पेक्टर को तैश दिलाने लगा और वो बोला, मर गया है मक्खन साईं, बताते क्यों नहीं, मर गया है क्या, कब मरा है ये। थानेदार जी, मरे हमारे दुश्मन, सरकार तो अंदर चिल्ला काट रहे हैं और आपकी सारी हरकतें देख रहे हैं। चिल्ला काट रहा है, क्या मतलब, इस कब्र में, कब से है कब्र में। इंस्पेक्टर गुस्सा और हैरत की मिलीजुली कैफियत के साथ पूछने लगा, सरकार को आज 30वां रोज है, 40 रोज तक इन्हें इस कब्र में रहना है और पढ़ाई करनी है। एक मोतबर मलंग बोला, अगर सरकार 40 रोज से पहले बाहर आके तो क्यामत आ जाएगी। कैसी क्यामत ओए। इंस्पेक्टर ने दांत पीसते हुए छड़ी मलंग के दांतों पर रखते हुए दुबाई, बकवास बंद करो और इसे बाहर निकालो। ना सरकार ना, हमारी खाल उतार दो बेशक, पर हम ये गुनाह नहीं करेंगे। ओए कैसा गुनाह चर्सियो, ना नमाज ना रोजा, नशे में हर वक्त गरक रहते हो, खुदा रसूल की तालीमात पर अमल नहीं करते और अपने बेअमल मुर्शिद की अज़ाब से डरते हो। चलो और कब्र से बाहर निकालो अपने मुर्शिद को। एक बारिश हवालदार ने इन्हें लताड़ा। जनाब खुदा का खौफ करो, हमारे मुर्शिद बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, इनकी शान में बकवास बंद करो ओए गुस्ताखी के पुत्र। इंस्पेक्टर दौड़ा और सिपाहियों से कहा, चलो तुम कब्र खोदो। सिपाही आस्ताने के अंदर कब्र को खोदने लगे तो मलंग दहाइयां देने लगे। इंस्पेक्टर ने इनके साथ मिट्टी हटाई तो नीचे 2 बड़े बड़े तख्ते रखे हुए थे, वो भी हटाए गए तो काफूर की बेतहाशा खुशबू का झोंका बाहर को निकला। अंदर मक्खन साईं चत लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, मोटे दानों की तस्बीह उसके हाथों में थी। वो आंखें बंद किए लेटा था, पैरों में मोतिये के ताज़ा फूलों का हार था। पास ही पानी से भरा एक घड़ा, प्याला और चंद सूखी रोटियां रखी हुई थीं। घड़ा 10 फुट गहरा था। उस वक्त तक ज़वाल का वक्त हो रहा था। रोशनी इतनी थी कि कब्र में रखी हर शय वाज़ह नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने जब कब्र में मक्खन साईं को इंतहाई सुकून के साथ लेटे हुए पाया तो कदरे परेशान हो गए। इन्हें यकीन न आया कि 30 रोज से कब्र में बंद एक शख्स इतना तरोताज़ा भी हो सकता है। कब्र की गर्मी तो मुर्दे को एक ही दिन में पिघला कर रख देती है, और फिर एक जिंदा इंसान का 30 रोज तक कब्र में लेट कर पढ़ाई करना नाकाबिले फहम बात थी। इंस्पेक्टर और सिपाहियों का एतमाद बुरी तरह जगमगाने लगा। कुछ लम्हे तक वह मक्खन साईं की तरफ देखता रहा और फिर अपने अंदर के सख्त इंसान को बेदार करके बोला, मक्खन साईं बाहर निकलो। उसकी आवाज का मक्खन साईं पर कोई असर ना हुआ तो इंस्पेक्टर ने 2-3 बार इसे आवाज दी। इस पर भी उसने कोई हरकत ना की। मौलवी तुम नीचे उतरो और इसे उठाओ, इंस्पेक्टर ने बारिश हवालदार से कहा। पहले तो उसने अजीब खौफज़दा नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर उसको इंस्पेक्टर का हुक्म मानना ही पड़ा और वो कब्र के किनारों पर हाथ रखते हुए नीचे को कूद गया। तो उसी लम्हा मक्खन साईं के आस्ताने के बरगद के दरख्त पर हलचल मच गई। सबने खौफज़दा होकर ऊपर देखा। अनगिनत परिंदे बरगद के दरख्त के ऊपर से उड़े और बेकरारी से चहकते हुए बरगद का तवाफ करने लगे। मक्खन शाह की कब्र इसी बरगद के नीचे थी। हवलदार पर परिंदों के शोर से सख्ता तारी हो गया, लिहाजा जब उसने मक्खन पीर को पांव से हिलाकर जगाना चाहा तो उसके अंदाज में कदरे नरमी और मरऊबियत आ चुकी थी। उसकी नजरें मक्खन साईं के चेहरे पर थीं, जिस पर मुस्कान गहरी होती जा रही थी। इसी लम्हा एक अजीब काम हुआ। बरगद से एक सांप सीधा कब्र में लेटे हुए मक्खन साईं के सीने पर आ गिरा और हवलदार की तरफ रुख करके कुंडली मारकर बैठ गया। हवलदार की बहादुरी इतने सारे इत्फाकात देखकर खता हो गई। उसे अपनी जान की पड़ गई और वो बाहर निकलने के लिए उछलने लगा। साहब जी बाहर निकालें, ये सांप। इंस्पेक्टर भी परेशान हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने एक सिपाही की मदद से हवलदार को बाहर निकाला। मलंगों ने यह मंजर देखा तो वो अकीदतमंदी के मारे नारे मारने लगे। मार खाने वाला मलंग बोला, थानेदार जी मैंने कहा था हमारे मुर्शिद को तंग ना करना। इंस्पेक्टर ने कहर भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर एक सिपाही से डंडा लेकर खुद कब्र में कूद गया। उसने जाते ही मक्खन साईं का पांव पकड़ा और जोर से उठाया।